हेलो बच्चों, नमस्कार। 12th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे प्रीवियस दो वीडियो लेक्चर में हमने नीट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं आपको वो समझ में आया होगा और जो बच्चे अपने फ्यूचर में नीट की प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। अब आपके 12th क्लास के जो सिलेबस है उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज का वीडियो लेक्चर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वीडियो लेक्चर नंबर 7 है। थोड़ा सा मैं पहले आपको जो 6 वीडियो लेक्चर में अब तक थोड़ा पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज कराता हूँ। तो देखिए बेटा, मेनली आपको 4 वक्र मैंने बताए थे। उसमें पहला जो वक्र है वो है आवृत्ति को नियत रखकर, फ्रीक्वेंसी को आपको कांस्टेंट रखना है, आवृत्ति को नियत रखकर तीव्रता, जिसे कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, तीव्रता व धारा के मध्य वक्र। अगर एग्जाम में ही आता है तो इस तरह से आएगा, आवृत्ति को नियत रखकर तीव्रता व धारा के मध्य वक्र बनाए। तो देखिए बेटा, ये आपको समझना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और वो आपको बताया भी गया है। एक बार और समझा देता हूं। ये कोई धातु का टुकड़ा है। इस धातु के टुकड़े पर जब प्रकाश आपतित होता है, ये मान लीजिए प्रकाश आपतित हुआ, इस सीधी सरल रेखा के रूप में होगा, E = h न्यू। ये इसकी एनर्जी हो गई। h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, न्यू यहाँ पर फोटोन की आवृत्ति है। फोटोन की पूरा आप इसका कॉन्सेप्ट आगे सीखेंगे, फोटोन की अवधारणा। अभी आप देखिए E = h न्यू है, ये धातु का टुकड़ा है। तो ये जो एनर्जी है अंदर के इलेक्ट्रॉन को पहले सतह तक लेकर आएगा और सतह से बाहर उत्सर्जित कर देगा। इस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्लियर बेटा। अब यहां पर जो कंडीशन है वो है कि जो आवृत्ति आ रही है इसकी आवृत्ति दैलीय आवृत्ति के बराबर या दैलीय आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट संपन्न होगा। अगर ये परिपथ बंद है तो यहां पर धारा प्रवाहित होगी, जिसे कहा जाएगा प्रकाश विद्युत धारा या प्रकाशिक विद्युत धारा। क्लियर। अब बेटा होता क्या है कि यहां पर जो प्रकाश है, ऐसा सपोज कीजिए यहाँ पर कोई सोर्स है, तो इसके अभी डिस्टेंस है, मान लीजिए अभी डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। अगर इसके पास आता जाएगा तो तीव्रता बढ़ती जाएगी, क्योंकि तीव्रता प्रोपोर्शनल होती है 1/d² के। तो अगर डिस्टेंस घटती गई तो तीव्रता बढ़ती जाएगी। तीव्रता अगर बढ़ती जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो बेटा आवेश बढ़ जाएगा, यानी धारा बढ़ जाएगी। तो जो वक्र आता है वो आपको याद रखना है। यहां पर प्रकाशिक विद्युत धारा, जिसे हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, और यहां पर तीव्रता कैपिटल आई। तो वक्र मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा होता है, और इसको आप लिख सकते हो I प्रोपोर्शनल स्मॉल आई, या आप जानते ही होंगे Y प्रोपोर्शनल x। ये ग्राफ हो गया। तो पहला जो आपको ग्राफ ध्यान रखना है वो आवृत्ति को नियत रखकर, यानी यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उसको कांस्टेंट कर दिया, और वो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, वो दैलीय आवृत्ति के बराबर या उससे ज्यादा होगी। और आपने यहाँ पर डिफरेंट तीव्रता लिए, उसके और धारा के बीच में वक्र, तो इस तरह का वक्र आया। ये पहला आपका वक्र हो गया। आइए सेकंड वक्र देखते हैं। सेकंड जो वक्र है वो है नियत आवृत्ति पर वोल्टेज और करंट के बीच में कर्व आपको बनाना है। देखिए बेटा, सेकंड नियत आवृत्ति पर विभव का, वोल्टेज का विभव V का धारा के साथ परिवर्तन वक्र। अगेन यहां पर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया गया। तीव्रता के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं दे रखी है, तो तीव्रता यहां पर वेरिएबल है। वेरिएबल इन द सेंस यहां पर तीव्रता परिवर्तित हो रही है, बढ़ सकती है, घट सकती है। तो देखिए बेटा, दो एक्सिस आपने बनाई। एक्स एक्सिस पे आपने लिया करंट को,
सॉरी वोल्टेज को लेंगे यहाँ पर, वोल्टेज विभव और वाई एक्सिस, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है लेकिन मैं इसको केवल रिवाइज कर रहा हूँ। वाई एक्सिस पे आपने लिया करंट, प्रकाशिक विद्युत धारा, इसे स्मॉल आई से डिनोट किया। अब यहाँ पर नियत आवृत्ति पे मान लेते हैं कोई फ्रीक्वेंसी है, अगर आपने इस मेटल को, जैसे आपने कोई धातु का टुकड़ा है, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उसकी दैलीय आवृत्ति है 100 हर्ट्ज और आप जो प्रकाश आपतित कर रहे हो वो है 150 हर्ट्ज, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। क्लियर है? अब इस 150 को कांस्टेंट कर दिया। अब इसके डिफरेंट तीव्रता पर, एक बार तीव्रता यहाँ पर रख के देखा, यहाँ रख के देखा, यहाँ रख के देखा, तो क्या हुआ? तो देखिए बेटा, यहाँ से वक्र स्टार्ट होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं इसको समझा भी देता हूँ। इस तरह का वक्र प्राप्त होगा। यह है I1, ये है बेटा I1, दिस वन I2 और ये I3, यानी यहाँ पर तीव्रता बढ़ती जा रही है। ठीक है? और ये जो वोल्टेज है, ये देखिए, ये मूल बिंदु, इधर की वोल्टेज पॉजिटिव और इधर का वोल्टेज नेगेटिव, इसको V0 लिखते हैं और ये एक्चुअली होता है निरोधी विभव, कटिंग वोल्टेज, निरोधी विभव। इसको आपको ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन भी ध्यान रखनी होगी। अब पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते गए, देखिए इधर अगर आप जाओगे तो वोल्टेज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते गए तो धारा की वैल्यू बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और एक निश्चित धारा के एक निश्चित मान के पश्चात इसका मान क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, और इस निश्चित मान को कहा जाता है संतृप्त धारा। यानी इसके लिए अगर संतृप्त धारा ये है, तो बेटा देखिए, इस वोल्टेज के पश्चात अब करंट कांस्टेंट हो गई। अब चाहे वोल्टेज कितना भी बढ़ा दिया जाए, करंट नहीं बढ़ेगी। क्लियर? और यहां से क्या समझ में आ रहा है कि करंट तीव्रता के समानुपाती है। इससे पहले जो वक्र देखा था कि अगर तीव्रता बढ़ाते जाओगे तो संतृप्त धारा भी बढ़ती जाएगी। अभी संतृप्त धारा इतनी आई, इस वाले वक्र के लिए संतृप्त धारा ये हो जाएगी, और इस वाले वक्र के लिए संतृप्त धारा ये हो जाएगी। ये क्या चीज है? ये है निरोधी विभव। तो निरोधी विभव की डेफिनेशन भी आपको पता है, वो क्या? देखिए, पहली बात तो निरोधी विभव को V0 से डिनोट करते हैं, और डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। एनोड का कैथोड के सापेक्ष वह ऋणात्मक विभव, ये नेगेटिव होता है, कई बुक्स में इसको -V0 लिखा जाता है, लेकिन इसको लिखने का कोई तात्पर्य नहीं है, आप ही ध्यान रखना, इधर की वैल्यू नेगेटिव भी होती है। तो एनोड का कैथोड के सापेक्ष वह ऋणात्मक विभव जिस पर परिपथ में बहने वाली प्रकाश विद्युत धारा का मान घटकर शून्य हो जाता है, उसे निरोधी विभव कहते हैं। बेटा निरोधी विभव का मान समझ में आ रहा होगा आपको, तीव्रता पे डिपेंड नहीं करता, सभी तीव्रताओं के लिए इसका मान सेम ही आया। अगर 10 वोल्टेज है तो इसके लिए भी 10 रहेगा, इसके लिए भी 10 रहेगा, इसके लिए भी 10 रहेगा, ये हम कैलकुलेशन में पढ़ेंगे। तो ये सेकंड वक्र हो गया। आइए तीसरा वक्र देखते हैं। तीसरा वक्र है आपका आपतित प्रकाश की तीव्रता को नियत रख के, यानी इससे पहले के दोनों वक्र में तीव्रता को वेरिएबल रखा था, अब तीव्रता को नियत रख रहे हैं। देखिए बेटा, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर तीव्रता बढ़ेगी, या आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, कहीं लिख भी लीजिएगा इसको, और मैं कैलकुलेशन में भी लिखाऊंगा, तीव्रता बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी, लेकिन तीव्रता विभव पर डिपेंड नहीं करती। थर्ड जो आपका कर्व है वो है आपतित प्रकाश की तीव्रता को नियत रखकर, आपतित प्रकाश की तीव्रता को नियत रखकर तथा आवृत्ति बदलने पर, यहां पर क्लियर है कि तीव्रता को नियत रखना है और आवृत्ति को बदलना है, बदलने पर V व I के मध्य वक्र। अब शॉर्ट में आप चीजों को ध्यान रखें क्योंकि आपके आगे भी काम आएगा। शॉर्ट में आप ध्यान रखिए, अगर तीव्रता चेंज हो रही है, ठीक है ना, अगर तीव्रता बढ़ देता हूं यहां पर, तीव्रता अगर चेंज हो रही है तो इससे क्या समझ में आया? करंट भी चेंज होगी, स्मॉल आई भी चेंज होगी। अगर आवृत्ति चेंज हो रही है
तो यहाँ पर वी नॉट चेंज होगा। इन दोनों बातों को ध्यान रखना, ये परिवर्तित होगा। तीव्रता चेंज, तीव्रता अगर चेंज हो रही है तो करंट भी चेंज होगी, आवृत्ति चेंज होगा तो वोल्टेज भी चेंज होगा। अब यहाँ देखिए बेटा, आपतित प्रकाश की तीव्रता को नियत रख के, इसका उल्टा भी हो जाएगा। अगर तीव्रता कांस्टेंट है, तीव्रता अगर कांस्टेंट है तो बेटा करंट भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर आवृत्ति कांस्टेंट है तो वोल्टेज, निरोधी विभव, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। आपतित प्रकाश की तीव्रता को नियत रखकर, यानी तीव्रता नियत है और आवृत्ति बदल रही है, तो अगर आवृत्ति बदलेगी तो वी नॉट चेंज होगा, तीव्रता कांस्टेंट तो करंट कांस्टेंट हो जाएगी। यानी जो वक्र बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर है वोल्ट विभव और यहां पर है करंट। यानी सेकंड और जो थर्ड वक्र है वो इन चीजों से भी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए बेटा, इस तरह से ये कैसे आइडिया लगेगा कि ऐसा आएगा, क्योंकि यहां पर तीव्रता नियत है, तीव्रता नियत तो आई कांस्टेंट, संतृप्त धारा कांस्टेंट आएगी। यानी तीनों वक्र के लिए संतृप्त धारा, ये जो आपको नजर आ रहा है ये संतृप्त धारा है, संतृप्त धारा तीनों वक्र के लिए कांस्टेंट प्राप्त हो गई। ठीक है। दूसरी बात, आवृत्ति बदलने पर, आवृत्ति बदल गई तो वी नॉट चेंज हो गया। ये पहले वाले वक्र के लिए वी नॉट 1, ये वी नॉट 2 और ये वी नॉट 3। आई थिंक ये थोड़ा समझ में आया होगा आपको, आप इस तरह से ध्यान रखना। जो सेकंड वक्र था वो कैसा बना था वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पर वो इस तरह से बना था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये और ये, फिर इस तरह से, ये I1 I2 I3, ये V और ये I। वहां पर ये कह रहा था कि आवृत्ति कांस्टेंट है, आवृत्ति अगर कांस्टेंट है तो वी नॉट भी कांस्टेंट है, तीव्रता चेंज है तो करंट भी चेंज हो गई, तो तीव्रता चेंज है तो करंट भी यहाँ पे चेंज हो गई। तो ये बेटा आपके तीनों वक्र हो गए, इनको नोट कर लीजिए। अब चौथा जो वक्र है वो हम आगे पढ़ेंगे, आप आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ेंगे, वहां पर ये डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप तीनों वक्रों को अच्छे से याद कर लीजिएगा और समझ लेना। अब मैं इसके कंक्लूजन लिखाऊंगा, जो हमने अध्ययन करा है, उपरोक्त अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष। तो हमारी हेडिंग है अब उपरोक्त अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष, उपरोक्त अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष निकलते हैं इनसे? देखिए, पहला जो निष्कर्ष है वो है किसी दिए गए प्रकाश संवेदी, यहां लिखूंगा, इनको आपको याद करना होगा। इस निष्कर्ष से आप कई सारे प्रश्नों को हल कर सकते हो। किसी दिए गए प्रकाश संवेदी, किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ पर आपतित विकिरण की आवृत्ति, आपतित विकिरण की आवृत्ति, आपतित विकिरण की आवृत्ति से मतलब है आने वाले विकिरण की आवृत्ति, और वो क्या होगी, वो दहलीय आवृत्ति या उससे अधिक होगी, या उससे अधिक। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। ठीक है ना, ये आने वाले प्रकाश की आवृत्ति है जो दहलीय आवृत्ति या उससे अधिक है। तो किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ पर आपतित विकिरण की आवृत्ति के लिए, आवृत्ति के लिए प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा स्मॉल आई, आपतित प्रकाश, क्योंकि पहले वक्र से ये पता लग रहा है, आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बेटा कई बार ऑब्जेक्टिवली पूछ लिया जाता है, ये बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है और नीट के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, I प्रोपोर्शनल कैपिटल I। ये ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है I प्रोपोर्शनल। और ये कब, जब आवृत्ति दहलीय आवृत्ति या उससे अधिक हो। अगर उससे कम होगा तो धाराएं प्रवाहित नहीं होगी। क्लियर है?
चाहे तीव्रता कितना ही ज्यादा बढ़ा दी जाए। तो ये पहला कंक्लूजन निकला। आइए सेकंड कंक्लूजन भी लिख लेते हैं। किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ का मतलब होता है जो प्रकाश से अनुग्रहित हो, यानी जो प्रकाश से अगर उससे पर प्रकाश गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल सके, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को प्रदर्शित करे, उस पदार्थ को कहा जाता है प्रकाश संवेदी पदार्थ। तो किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है, एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे दहली आवृत्ति क्या कहते हैं फिर, इसे दहली आवृत्ति आप म्यू नॉट कहते हैं। ठीक है बेटा। इस आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती, अर्थात धारा प्रवाहित नहीं होती। ये जो सेकंड पॉइंट है ना, इसी से इस बार का नीट 2020 में एक प्रश्न पूछा गया था, वो इसी सेकंड पॉइंट पर ही है, अर्थात धारा प्रवाहित नहीं होती, चाहे तीव्रता कितनी भी बढ़ा दी जाए। एक बार समझा देता हूं आपको। देखिए बेटा, पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए, मान लीजिए ये कोई प्रकाश संवेदी पदार्थ है, के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है। कोई एक निश्चित आवृत्ति मान लीजिए 50 हर्ट्ज है, ठीक है ना, यानी 50 हर्ट्ज दहली आवृत्ति हो गई, तो 50 या 50 से ज्यादा होगा तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इस आवृत्ति से कम आवृत्ति, 50 से कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी, और प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, चाहे तीव्रता कितने भी बढ़ा दी जाए। तो एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था वो आपको ध्यान भी है, मैंने करवाया भी था बेटा आपको, जब मैं सॉल्यूशन बताया था उसमें ऐसा था कि एक कोई धातु का टुकड़ा है, उस पर आवृत्ति जो आ रही है शुरुआत में 1.5 गुना आ रही थी दहली आवृत्ति की। अगर दहली आवृत्ति इसके लिए म्यू नॉट है तो यहाँ पर 1.5 यानी इससे ज्यादा आ रही थी, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हो रहा था। लेकिन सेम घटना में क्या हुआ कि इसका आधा कर दिया गया, यानी 0.5 म्यू नॉट कर दिया, यानी कम कर दिया गया, और तीव्रता को 2 गुना कर दिया गया, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा, तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी।